हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जेकेएसएसबी ने अपने पैटर्न को अपग्रेड कर दिया है। सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, राइट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए सीरीज लॉन्च की है, एमसीक्यू सीरीज फॉर योर अकाउंटेंसी, राइट। इस सीरीज में हम आपके साथ जो मैंने बताया, जिस टाइप के क्वेश्चंस जेकेएसएसबी अब पूछ रही है, हम वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। मीनिंग कि जैसे फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजीज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ट्रायल बैलेंस, लेजर, जर्नल एंट्रीज, राइट। इन सब के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स, सब चीज को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, सो दैट आप फेमिलियर हो जाओ टॉपिक्स के साथ और आपको डर ही ना रहे, वो फियर ही ना रहे कि दैट यू विल मिस आउट समथिंग गुड और बेनिफिशियल जो आपके एग्जाम में आ सकता है और आपने नहीं किया। ठीक है। अगर आप मेरी क्लासेस प्लस ये एमसीक्यूज को सॉल्व करके चले जाओगे ना, तो यू विल बी एबल टू फेच 28 प्लस माइनस 2 मार्क्स। 100% आपके इतने मार्क्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम ऐसा कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। वी विल नॉट लीव एनीथिंग जो हमने नहीं कवर किया और एग्जाम में आ गया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। जस्ट यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ विद अस। और बहुत मिनिमल से चार्जेस हैं, 299 ओनली। ओनली आपको 299 पे करना है और यू विल गेट योर सेल्फ एनरोल्ड। दिस इज अ फ्री सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, सो दैट यू कैन जज द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, द एक्सप्लेनेटरी पार्ट कैसे हम आपको प्रोवाइड करेंगे एंड ऑल द अदर थिंग्स दैट यू वांट टू असेस यू कैन। ठीक है। तो आप जल्दी से एनरोल हो जाओ, सो दैट यू वोंट मिस एनीथिंग इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। बहुत मिनिमल से चार्जेस है, 299 कुछ भी नहीं होते हैं। और अगर आप ये 299 रुपीज पे करोगे ना, तो यू विल फाइंड कि हमारे जो पैसे हैं वो कहीं फ्रूटफुल जगह पे ही इन्वेस्ट हुए हैं। सो इफ यू आर विलिंग, if you want to learn something good for your examination, something beneficial for your examination, तो आप एनरोल हो सकते हो। रेस्ट इट इज टोटली अप टू योर चॉइस। आप क्वालिटी जज कर सकते हो, अनमैचेबल क्वालिटी रहेगी क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है असर्शन इन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। असर्शन मतलब कि आपसे स्टेटमेंट पूछी जाएगी। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दी गई है, यू हैव टू सी वेदर द स्टेटमेंट इज राइट, ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग। एंड जो रीजन दिया गया, क्या वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। तो आपको ये थोड़ा एनालिटिकल वे में क्वेश्चन होता है। दिस इज द एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन। अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। क्या हम अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं? अब स्टेटमेंट तो ये बोल दिया कि अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। नाउ यू हैव टू टेल मी कि क्या हम इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं कि नहीं बोलते। रीजन क्यों क्या दिया हुआ है कि क्यों बोलते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग कम्युनिकेट करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स इन सिस्टमैटिक मैनर। दिस इज द रीजन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द assertion, फॉर द स्टेटमेंट। सो बेसिकली हम अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू, 100% ट्रू। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, हम समराइज करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, बेसिकली किसको करते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर में मॉनिटर किया जाता है एंड डिसीजन मेकिंग में बेसिकली हेल्प ली जाती है कि जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं वो डिसीजंस ले पाए ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सो आपको यहां से पता चल रहा होगा कि अकाउंटिंग जो है वो एक लैंग्वेज ही तो हुई बिजनेस की, क्योंकि इसी लैंग्वेज की वजह से ही तो हम डिसीजंस लेते हैं ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करती है ना। तो बिजनेस की लैंग्वेज क्या हुई? अकाउंटिंग हुई। क्योंकि बिजनेस को अगर हमें समझना है तो हमें उसके अकाउंट्स देखने पड़ेंगे, है ना। हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए, हमें
पता होना चाहिए कि अकाउंट्स का बेसिक रूल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग में क्या क्या इंट्रिकेसीज होती हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, राइट? क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, और यही क्या बन जाती है, इट बिकम्स वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है? अब कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स, इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है? अब जो यूजर्स है वो इंटरनल यूजर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। हमने पढ़ा हुआ इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अगर नहीं पता है आपको तो आपको क्लासेस वॉच आउट करनी पड़ेंगे। और सिस्टमैटिक मैनर में प्रॉपर तरह से हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड यूजर्स तक पहुंचाते हैं। अब ये सिस्टमैटिक मैनर क्या होता है? सो सिस्टमैटिक मैनर क्या होता है कि जैसे सबसे पहले जर्नलाइजिंग की जाती है, देन पोस्टिंग की जाती है लेजर में, देन आपके ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते, ठीक है? जर्नलाइजिंग की जाती है, लेजर बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किए जाते हैं टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, एंड बैलेंस शीट आती है ना? और एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं हम। तो ये सब प्रोसेस रहता है क्या, किसका? अकाउंटिंग का। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। इसी तरह से जो है हमारी ट्रांजैक्शन इस फ्लो में रिकॉर्ड की जाती है, राइट? तो अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेट करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स इन सिस्टमैटिक मैनर। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। दोनों जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एजर्शन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है रीजन, ठीक है? मतलब कि जो रीजन है ना वो करेक्टली एक्सप्लेन हो रहा है, जो स्टेटमेंट है वो जस्टिफाई हो रही है थ्रू द रीजन, राइट? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यही आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग क्या करता है? रिकॉर्ड करता है और कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ स्ट्रक्चर थ्रू जर्नल, लेजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको पूरा अकाउंटिंग साइकिल बता दिया है ना? आई टोल्ड यू द होल अकाउंटिंग साइकिल बिकॉज इट कम्युनिकेट्स बिजनेस इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी बेनिफिशियरीज हैं, जो भी यूजर्स हैं, किस मैनर में? एक सिस्टमैटिक मैनर में। इट इज नोन एज द, दैट इज वाई इट इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, वही चीज है। Now next question, which of the following transaction will not affect the accounting equation immediately? Immediately कौन सी transaction affect नहीं करेगी accounting equation को? Accounting equation होती क्या है? Assets is equal to capital plus liabilities. This is your accounting equation. क्यों होता है ऐसे? Reason हमने समझा हुआ है in the classes. So you have to attend those classes, and if you are not, if you haven't attended my lectures, if you are अगर आपके पास वो लेक्चर्स का एक्सेस नहीं है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? तो कौन सी ट्रांजैक्शन है जो इमीडिएटली अकाउंटिंग इक्वेशन को इम्पैक्ट नहीं करती? परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंटेंट और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय ओनर। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की अपॉइंटमेंट की तो इमीडिएट कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सैलरी वगैरह अभी पेबल नहीं हुई है, सिर्फ अपॉइंटमेंट हुई है। रेस्ट परचेज ऑफ मशीनरी की है तो आपकी मशीनरी जो है वो एसेट क्रिएट हो जाएगा अगर बिजनेस में नहीं है, और अगर बिजनेस में है ये एसेट पहले से तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? और जब भी आप परचेज करते हो तो क्या होगा? कैश आपका कम हो जाएगा, ठीक है? दिस इज द इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। देन सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स आपने बेची है तो डेटर्स बन जाएंगे आपके, ठीक है? सेल की ना, सेल करोगे तो डेटर्स बन जाएंगे। अब आपको पैसे आने हैं इन लोगों से जिनको आपने सेल किया क्रेडिट पे, राइट? और जो आपका स्टॉक है, सेल किया तो स्टॉक आपका क्या हो गया? कम हो गया।
राइट। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है नहीं बताया। अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो आपने कैपिटल में प्लस या माइनस करना है, प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देना है, लॉस होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। डी है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय ओनर, कैपिटल इंट्रोड्यूस की ओनर ने तो कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल। दिस इज द थिंग, लाइक वी रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, वी आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, वही चीज लिखी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, ओपनिंग कैपिटल आपको फाइंड आउट करनी है, विड्रू की है ओनर ने पैसे, कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको गिवन है। तो ओपनिंग कैपिटल का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले हमें ये चीज तो पता ही है कि क्लोजिंग कैपिटल अगर हमें निकालनी है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये होता है ना फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल का। अब आपने वही ओपनिंग कैपिटल निकालनी, ये चीज निकालनी है तो आप प्लस माइनस हियर एंड देयर शिफ्ट कर लोगे। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल इधर चले जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल माइनस है ड्राइंग्स तो प्लस ड्राइंग्स हो जाएंगे, इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो है ही नहीं। तो ये आप फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा 5,20,000। और आपको ध्यान रखना है कि आपको 5,80,000 लेना है, ना कि यहां से आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है एसेट माइनस लाइबिलिटीज करके कैपिटल नहीं फाइंड आउट करनी। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दी है। दिस इज द ट्रैप, ये ट्रैप है। अगर आप यहां से निकालोगे तो आंसर आपका गलत आएगा, और अगर आप यहां से निकालोगे तो ही आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, 5,80,000 माइनस एडिशनल कैपिटल कितनी है, 1,00,000 प्लस ड्राइंग्स कितनी है 40,000 की, कर लोगे तो आपका आ जाएगा 5,20,000। वही चीज बताई है, राइट, वही चीज आपको बताई हुई है एक्सप्लेनेशन में। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। Bookkeeping includes an interpretation of financial data. Accounting includes summarizing and reporting. तो अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। बुक कीपिंग इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि बुक कीपिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, बुक कीपिंग में क्या होता है, मेयरली रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा किया जाता है, उसके बाद अकाउंटिंग का होल प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो बुक कीपिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इंक्लूड समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट ना, कि इसमें समराइजिंग रिपोर्टिंग होती है, सो द आंसर विल बी बी 1 and 3, वही चीज है। ठीक है, 1 करेक्ट, 2 3 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख कैश के साथ, उसने परचेज किया फर्नीचर वर्थ 80,000 का ऑफिस यूज के लिए, गुड्स 1,20,000 के रीसेल के लिए, लेटर उसने पे किया 10,000 फॉर व्हाइट वॉशिंग इज शॉप बिफोर ओपनिंग। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? तो वो एक्सपेंडिचर जिसको खर्च करके आप एसेट क्रिएट करते हो, उस एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये तो कैपिटल हो गया ना आपका, बिजनेस स्टार्ट किया, फर्नीचर परचेज किया 80,000 का, तो ये एक्सपेंडिचर आपका क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। दिस एक्सपेंडिचर विल बी कंसीडर्ड एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट आपका क्रिएट हुआ है, राइट। अब रीसेल के लिए गुड्स परचेज किए 1,20,000 की, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, दिस इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। रीसेल के लिए परचेज किया हुआ, ट्रेडिंग पर्पस के लिए परचेज किया, लेटर ही पेड 10,000 फॉर व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, बिफोर ओपनिंग उसने 10,000 व्हाइट वॉशिंग के लिए पे किए हैं, तो ये भी क्या हुआ, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जब भी हम कोई चीज नया ओपन कर रहे हैं उसके पहले हमने कोई खर्चा किया है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर से आपको क्या होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप डिराइव करोगे, दैट इज वाई। सो फर्नीचर एंड व्हाइट वॉशिंग विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही एक्सप्लेनेशन दी होगी। फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाइट वॉशिंग बिफोर कमेंसमेंट, बिकॉज इट हेल्प्स ब्रिंग एसेट और बिजनेस इनटू वर्किंग कंडीशन, इससे एसेट या बिजनेस जो है वो हमारा वर्किंग कंडीशन में आ रहा है। गुड फॉर रीसेल, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या ट्रेडिंग आइटम है,
राइट, ऑलरेडी बता दिया। नाउ एजर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। एजर्शन क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ट्रीट करता है ओनर और बिजनेस को सेपरेटली। ओनर और बिजनेस को सेपरेटली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि रीजन क्या दिया? पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक्स अनलेस दे अफेक्ट द बिजनेस। क्या ये सही है? सबसे पहले आपको पता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस की लाइबिलिटीज बिजनेस की है, ओनर की लाइबिलिटीज ओनर की है। दैट इज वाई जब भी कंपनी जो है खत्म होती है या इनसॉल्वेंट होती है, तो जितना जितना जिसने शेयर इन्वेस्ट किया होता है उतना ही लॉस होता है। वो आपके घर नहीं आ जाते कि अब अपने घर भी बेचो और हमारा लॉस पूरा करो, ऐसा नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो ओनर होते हैं ना कंपनी के। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। तो अब ओनर होने के नाते तो अब आप बोलोगे कि अब आप ओनर हो तो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचो, तो ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो पर्सनल ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती बिजनेस बुक्स में जब तक वो बिजनेस को अफेक्ट ही ना करें। अगर हाँ बिजनेस के रिलेटेड है तो वो रिकॉर्ड की जाएंगे, बट नहीं है तो वो रिकॉर्ड नहीं की जाएंगे। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वही चीज लिखी होगी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स है ना, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, जो भी मनी में मेजर हो पाएंगी उन्हीं को ही रिकॉर्ड करना है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। दिस इज द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सेज। ठीक है, तो बिल्डिंग रिकॉर्डेड एट 10 लाख, स्किल्ड मैनेजर नॉट शोन इन बैलेंस शीट, क्रेडिट सेल्स, मशीनरी डेप्रिसिएशन चार्ज। तो क्या है इसका आंसर? बी। बी इज द राइट आंसर। स्किल्ड मैनेजर है, उसको बैलेंस शीट में नहीं बताया तो वो तो बताया नहीं जाएगा, बिकॉज दिस इज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो अभी पढ़ा हमने कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होती। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता ही है कि अकाउंटिंग में हमको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। वो सारी की वो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जो मनी में मेजर कर पाए हम। राइट, ये हो गया आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देन आप एक्सप्लेनेशन खुद भी पढ़ सकते हो। आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू। Which accounting concept justifies charging depreciation? डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करते हो कौन से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चार्ज करते हो? बिजनेस एंटिटी, मैचिंग, रियलाइजेशन या ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हो। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता क्या है बेसिकली कि जो आपके रेवेन्यू है ना वो कॉस्ट के साथ मैच होने चाहिए। राइट, सपोज करो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है? फिक्स्ड एसेट्स पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या होती है? डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, यही होती है ना, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जब आप फिक्स्ड एसेट सपोज प्लांट एंड मशीनरी आप परचेज करते हो तो आप इसको खर्चे की तरह नहीं बताते हो, है ना। आप इसको क्या बताते हो? एज ए एसेट बताते हो। आप इसको एसेट बताते हो, बताते हो कि नहीं बताते? अब आपने इसको एज एन एसेट शो किया प्लांट एंड मशीनरी को। अब प्लांट एंड मशीनरी को आपने एसेट शो किया, आपने क्या किया? 10,000 का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा सपोज। अब आपको पता है कि आपका कितने साल चलेगा? 10 साल चलेगा। ठीक है, कितने साल चलेगा? 10 साल चलेगा। तो अब आपको क्या पता चला कि 1,000 रुपया आपको पर साल का खर्चा पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ये 10 साल ही मशीनरी चलनी है आपकी, 10 साल ही इसकी लाइफ है ना। पर वैल्यू कितनी है? 10,000 की मशीनरी 10 साल ही चलनी है। तो हर साल 1,000 रुपए का खर्चा पड़ रहा है आपको इस मशीनरी का। तो यही क्या हुई? डेप्रिसिएशन हुई। ठीक है, अब आपको कॉस्ट तो पता चल गई। अब ये मशीनरी आप इससे कुछ रेवेन्यू भी तो जनरेट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। वही चीज को मैच करोगे कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसीलिए चार्ज की जाती है, क्योंकि जो कॉस्ट होती है वो रेवेन्यू के साथ मैच की जाती है। ठीक है, सो दैट जस्टिफाई हो जाए आपकी रिकॉर्ड्स। तो depreciation is charged to match the cost of asset with revenue earned during the accounting period. तो this is the application of matching concept, right? वही चीज बताइए, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को आप खुद भी एक बार पढ़ सकते हो। और अगर नहीं आते हैं आपको तो क्लासेस में एनरोल हो जाओ जल्दी से। ठीक है, क्लासेस ले लो तो वहां से आप पढ़ सकते हो।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स वर्थ 25,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए हो तो ड्राइंग्स बोलती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्या होगा, इट विल इंक्रीज परचेजेस। क्या परचेजेस इंक्रीज होंगी, ड्राइंग्स इंक्रीज होंगी, लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी या सेल्स इंक्रीज होंगी? तो ड्राइंग्स इंक्रीज होंगी, क्योंकि वर्थ जो गुड्स की वर्थ थी 25,000 की वो विड्रॉ हो गए, प्रोप्राइटर या ओनर ने विड्रॉ कर ली है। तो आपकी पर ड्राइंग्स इंक्रीज होंगी, परचेजेस तो डिक्रीज होंगी ना। तो वही चीज है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, गुड्स विड्रॉन by proprietor from for personal use is debited to, goods withdrawn by proprietor for personal use is debited to, कहाँ डेबिट किया जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। अगर लिखा होता क्रेडिटेड टू, क्रेडिट कहाँ पे किया जाता है, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, क्रेडिट कहाँ किया जाता है, परचेजेस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है कि नहीं किया जाता, वही एंट्री करनी है। डेबिट अगर पूछा होगा तो डेबिट वाला लिख देना है अकाउंट, क्रेडिट पूछा होगा तो क्रेडिट वाला अकाउंट लिख देना है, क्रेडिटेड टू परचेजेस अकाउंट। सिंपल, ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। और मॉडर्न अप्रोच के रूल्स क्या है, ये आपके रूल्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हो। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम गेन, एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये मॉडर्न अप्रोच के रूल्स हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ये आपके ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स हैं। और मॉडर्न अप्रोच में क्या रूल्स है, एसेट के लिए अगर एसेट आपका इंक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा होगा तो क्रेडिट। उसी का ऑपोजिट लाइबिलिटीज में हो जाएगा, इंक्रीज हो रही होंगी लाइबिलिटीज तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रही होंगी तो डेबिट। कैपिटल भी क्या है, आपकी एक लाइबिलिटी है, क्यों, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बिजनेस और ओनर जो है वो दोनों सेम नहीं है। तो अगर पैसा बिजनेस में ओनर ने लगाया है तो बिजनेस की लाइबिलिटी है कि ओनर को वो पैसा वापस करना है, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी। तो सेम ही रूल रहेगा लाइबिलिटी वाला। इनकम गेन, एक्सपेंस लॉस, दोनों क्या रहेंगे, ऑपोजिट रहेंगे। इनकम गेन क्या होगा, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट, राइट। जो लाइबिलिटी वाला रूल है वही इनकम गेन वाला रूल है, और जो एसेट वाला रूल है वो एक्सपेंस और लॉस वाला रूल है, सेम, राइट। ये आपका मॉडर्न अप्रोच हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव के अकाउंटिंग के। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है, सर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, ग्रांटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सो द ऑब्जेक्टिव राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3। ग्रांटिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स, ये हम नहीं असर्टेन कर सकते कि फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे या नहीं होंगे, अकाउंटिंग से हमें ये नहीं पता चलता। हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आइदर प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ने परचेज किया लैंड फॉर 10 लाख, 10 लाख की लैंड परचेज की, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई 18 लाख, ठीक है, मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 18 लाख हो गई। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट विल लैंड स्टिल बी शोन एट 10 लाख, 10 लाख पे लैंड को शो करेंगे, पर कौन से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे शो करेंगे, कंजर्वेटिज्म, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या मटीरियलिटी। सो क्या इसका आंसर होगा, सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे हम अपने एसेट को, तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम जो है लैंड को 10 लाख पे शो करेंगे। वही चीज बोली होगी कि अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स है ना, वो एसेट को रिकॉर्ड करता है ओरिजिनल परचेज प्राइस पे, दैट इज द कॉस्ट प्राइस पे, करंट मार्केट प्राइस पे नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। सो इवन इफ द वैल्यू इंक्रीजेस टू 18 लाख, तो बुक्स जो है वो 10 लाख की बताएंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू चेंज जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है और वो रिलायबल नहीं होती है। तो जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस को ही बताते हैं, ठीक है, नॉट मार्केट वैल्यू। तो दैट इज वाई बुक्स में 10 लाख ही शो हुआ है। Now next question. Assertion and reasoning. Trial balance ensure करता है arithmetic accuracy of the books. Equal debit and credit balance prove करता है absence of all errors. क्या reason सही है? No, reason is wrong. तो जब reason wrong है तो आंसर क्या हो गया आपका C. A is true, R is false. ट्रायल बैलेंस तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी करता ही है चेक, बट इक्वल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का मतलब तो ये नहीं होता कि एरर है ही नहीं, कोई एरर हो भी सकता है, हो सकता है स्किप हो गया हो,
है ना, जैसे कोई ओमिट हो गया और रॉन्ग अकाउंट यूज कर दिया, कोई कॉम्पनसेटिंग एरर आ गया तो उस वजह से भी गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटलाइज कौन सी अमाउंट होगी? 50,000 रिपेयर्स पे स्पेंड की ऑफ द ओल्ड मशीनरी, 2 लाख इंस्टॉलेशन पे स्पेंड की, 15,000 और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो विच अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज? कौन सी अमाउंट को कैपिटलाइज किया जाएगा? repairs of old machinery, installation of new machinery या annual maintenance of contract? So the right answer is B, 2 lakh. तो capitalize कौन से एक्सपेंडिचर को किया जाएगा? इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी को किया जाएगा। सिंपल है, क्योंकि रिपेयर्स जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटलाइज का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इंस्टॉल कर रहे हो आप न्यू मशीनरी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, क्योंकि इससे जो है आपका न्यू एसेट आ रहा है वर्किंग कंडीशन में। सो ये अमाउंट कैपिटलाइज कर दी जाएगी। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। विच ऑफ द ट्रांजेक्शन अफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन? एक ही साइड किसका इंपैक्ट होगा? एक ही साइड, ठीक है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स की क्रेडिट परचेज करी, कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक, पेमेंट टू क्रेडिटर, नन ऑफ दिस। तो द आंसर विल बी डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि वन साइड कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन इंपैक्ट नहीं करी। जो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है इनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे एक साइड इंपैक्ट नहीं होगा, दो साइड ही इंपैक्ट होगा, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे हमारा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन काम करता है। ठीक है, तो ये हमें पता है, ऑलरेडी पता है हमें। ठीक है, तो वही चीज है कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का क्या होगा? गुड्स इंक्रीज होंगे, क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे, तो बोथ साइड इफेक्ट होगी। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो कैश इंक्रीज होगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, तो बोथ आर एसेट्स, राइट। तो दोनों साइड पे इंपैक्ट आया ना, पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश डिक्रीज होगा, क्रेडिटर भी डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो हर एंट्री का ड्यूअल इफेक्ट आ रहा है, तो दैट इज वाई आंसर विल बी नन ऑफ दीज। टोटल एसेट्स 9,50,000 के, कैपिटल 6,20,000 की, लाइबिलिटीज कितनी की होंगी? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। निकालना क्या है? लाइबिलिटीज निकालना है, तो एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। कर लो माइनस, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आंसर विल बी योर 3,30,000, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग्स डिक्रीज ओनर्स कैपिटल, ड्राइंग से ओनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ड्राइंग से ओनर की कैपिटल डिक्रीज होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो लाइबिलिटी है, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंस है, क्रेडिटर्स क्या एसेट्स है? जल्दी से बताओ। तो आपको पता है पहला क्रेडिटर्स जो है ये आपके एसेट्स तो होते नहीं है, दीज आर योर लाइबिलिटीज, है ना। तो आपका फोर्थ तो गलत हो गया ना, दो तो डायरेक्ट निकल गए, ऑल आर करेक्ट तो हो ही नहीं सकता, एंड फोर्थ भी गलत है। अब बचा प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले ही आपने इंश्योरेंस पे कर लिया तो एक्सपेंस थोड़ी है, दैट इज योर एसेट, दैट इज योर एसेट। तो थर्ड भी गलत हो गया, तो आंसर विल बी A1 एंड 2, राइट। ड्राइंग्स जो है ओनर की कैपिटल को तो डिक्रीज कर देते हैं, और आउटस्टैंडिंग, एनीथिंग आउटस्टैंडिंग इज लाइबिलिटी, हमने पढ़ा हुआ है। और प्रीपेड जो भी होता है वो एसेट होता है, क्योंकि उसका बेनिफिट हम फ्यूचर ईयर्स में लेते हैं, राइट। वही एक्सप्लेनेशन आपको दी है। तो विद दिस के क्वेश्चंस हो गए हैं खत्म। नेक्स्ट क्लास के लिए अगर आपको पसंद आए तो आप एनरोल हो सकते हो और कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें। बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं फिर से।